वेलकम टू आवर क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 के जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल को, उत्प्लावक बल को, आर्किमिडीज सिद्धांत को, इनके सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, थ्योरी समझेंगे और उसके बाद हम लोग इनके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ संवेग संरक्षण के नियम और बाकी सारे नियम देख लिए थे, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरे चैनल पर फिजिक्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप ये वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी करवाए हैं एंड एमसीक्यूज भी करवाए हैं, जिससे आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो सके। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण को। फिजिक्स की यूनिट 15 है ये। देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, आप सभी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पहले तो जनरली ये समझिए। तो जब दो वस्तुओं के बीच में कोई बल कार्य करता है, जिससे क्या करता है, यह आपस में क्या कैसी महसूस करती है, आकर्षित महसूस करती है। यहाँ पर आकर्षण होता है इन दोनों के बीच में। तो जब दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण होता है तो इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका मान क्या होता है, ये अब हम लोग समझ लेते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है, न्यूटन के अनुसार किसी दो वस्तुओं पर लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कहा, अगर वस्तु की एक का द्रव्यमान m1 है एंड एक वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F, तो किसके समानुपाती हो जाएगा, यहाँ क्या बोला है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती बोला गया है, इसलिए m1 इंटू m2 आ जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब क्या बोला है उन्होंने कि जो गुरुत्वाकर्षण, ये आपका बल है, इन दोनों वस्तुओं के बीच का बल, वो इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे इनकी दूरी अगर हम लोग r मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो ये जो दूरी है वो जो है बल लगने वाला उसके वर्ग के, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है उल्टा होगा और समानुपाती का अर्थ है कि सीधा सीधा उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, F इज m1 m2 बाय r स्क्वायर, यही हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाला जो साइन है आपका समानुपाती का, उसको हटा देते हैं हम लोग और आपका लग जाता है एक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग g। अगर ये वाला आपका साइन हटता है और इक्वल्स लगता है, आपके बराबर का चिन्ह लगता है, तो एक कांस्टेंट आता है g। ओके, यहाँ पे हमने दिखाया है g, और ये g जो होता है वो क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। देखिए ये कैसे निकलेगा, अब ये समझ लेते हैं हम लोग। जो g है वो किसके इक्वल होगा, F बाय में m1 m2 इंटू r स्क्वायर, इसी के बराबर होगा ये g। तो जो F है बल है, उसका मात्रक, सही मात्रक होता है न्यूटन इंटू, ये क्या है, दूरी है आपकी, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको ऐसा ही मात्रक में, मीटर का स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर, यही हो जाता है और यही इसकी एसआई यूनिट हो गई। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड इसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर होता है, और ये जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बस ये चीज याद रखना, ये कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। चलिए आगे, और ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ये 3-4 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वह समान त्वरण से गिरती है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब देखिए ये पृथ्वी है, ओके, ये गोलाकार है। अब जैसे स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु यहाँ ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे पहले माले बिल्डिंग से हमने कोई एक वस्तु फेंकी, वो क्या करती है, सीधे सीधे नीचे गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, पृथ्वी पर। तो ये क्यों होता है ऐसा पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई गुरुत्वीय त्वरण उपस्थित होता है, जिसके कारण वह वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 9.9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये याद रखिएगा।
ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर यह मान अलग अलग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बाकी जो है इसका मान है 9.8, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, ये कई बार पूछ लेते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जी बराबर जो आपका गुरुत्वीय नियतांक है वो आ गया द्रव्यमान के समानुपाती, और त्रिज्या की क्या आ जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। बस वैसा का वैसा ही है पूरा सूत्र, जैसे हमने अभी गुरुत्वाकर्षण का जो वस्तु के मध्य लगने वाले बल का सूत्र देखा, वही गुरुत्वीय त्वरण का भी सूत्र आ जाएगा। ओके, इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी पृथ्वी का दिया हुआ है, पृथ्वी का भार और पृथ्वी की त्रिज्या। तो अब इसकी विशेषताओं पर आ जाओ। तो जी जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब जी लगता है ना, तब ये जो जब वस्तु गिरती है, इस पृथ्वी पर गिर रही है, तो इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, हम सिर्फ किसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, यह केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर डिपेंड करता है। ऊंचाई और गहराई बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी से हम लोग ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जी का मान कम होता जाएगा, या फिर गहराई की तरफ जाते हैं तो जी का मान कम होता जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तरलों में दाब अब देख लेते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हमारे, तरलों पे दाब। तो तरलों में जो दाब होता है, तरल मीन्स क्या होता है आपका, जैसे पानी हो गया, पानी में कैसा दाब होता है। ठीक, पहले तो हम लोग दाब को समझ लेते हैं। दाब क्या होता है, दाब उसको कहते हैं जब कोई बल लगाया जाता है किसी सरफेस पर, ठीक है, किसी सतह पर लगाया जाने वाला बल उस सतह के क्षेत्रफल से अगर विभाजित कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दाब। मीन्स एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल इतना इतना है, हम लोग इतना इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से बल लगा रहे हैं, इतने इतने क्षेत्रफल पर इतना बल लगाया गया। ठीक है, फोर्स हो गया, ये आपका एरिया होगा। तो जब फोर्स को एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका जो प्रेशर है वो निकल आता है कि हमने कितना प्रेशर दिया है इसको। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तरल में दाब। स्थिर तरल प्रत्येक बिंदु पर दाब उत्पन्न करता है। तरल द्वारा किसी भी गहराई पर उत्पन्न दाब रो बराबर एच, पी बराबर एच रो जी हो जाता है। अब देखिए स्थिर तरल अर्थात अगर कोई, देखिए एक पाइप है इस तरह से, और यहाँ पर पूरा आपका तरल भरा हुआ है, और इस पर अगर कोई दाब लगाया जाता है इस तरह से पिस्टन के थ्रू, तो क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से इसमें क्या जाता है, दाब जाता है। ऐसे में क्या होता था, सिर्फ सरफेस पे जाता था, सिर्फ सरफेस एरिया पे हम क्या देखते थे, दाब को देखते थे। बट तरल में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर हमको क्या दिखाई देता है, दाब दिखाई देता है। और यही उत्पन्न दाब को हम लोग व्यक्त किससे करते हैं, P बराबर एच रो जी से। अब H क्या है, आपकी तरल की गहराई है, जितनी गहराई होगी तरल की H ये वाला, उतना ही ज्यादा क्या होगा, दाब होगा। ओके, रो क्या होता है, तरल का घनत्व, इसका घनत्व जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा दाब होगा। इसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण जी, ये अभी हमने देखा। ओके, तो ये होता है तरल में दाब। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है अब ये देख लेते हैं। तरल का दाब गहराई के साथ बढ़ता है। अभी हमने देखा जैसे जैसे तरल की गहराई है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका दाब भी बढ़ता जाएगा। दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है, और दाब तरल की सतह पर लंबवत कार्य करता है। ये अभी हमने देखा इस तरह से लंबवत कार्य करेगा। चलिए पास्कल्स लॉ पर आ जाते हैं हम लोग। पास्कल का लॉ क्या कहता है, यदि किसी बंद तरल पर बाहरी दाब लगाया जाए तो वह दाब तरल के प्रत्येक बिंदु तक समान रूप से पहुंचता है। यही बात कही गई थी अभी कि जैसे आप तरल पर दाब लगा रहे हैं तो इसके सभी बिंदुओं पर क्या होगा, दाब समान रूप से पहुंचेगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज्यादा लग रहा है या फिर कहीं पर कम लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। सभी बिंदुओं पर समान रूप से आपका दाब लगेगा। इसका उपयोग हम लोग करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में और प्रेस मशीन में। इन तीनों चीज़ों में इसका यूज़ होता है। जैसे एक यू आकार की नली है ना, हम लोग यू आकार की नली ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर इतना इतना अगर दाब भरा हुआ है, सॉरी आपका तरल भरा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से दाब लगाएंगे, ये वाला दाब लगाया हमने, यहाँ से प्रेशर क्रिएट करा यहाँ से,
तो ये क्या होता है, पूरा तरल इस तरह से बाहर फ्लो करने लगता है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, सारा एक साथ जाएगा आपका पूरा तरल। यही हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम होता है। यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी होती है और यहाँ से अगर हम लोग दाब लगाया जाता है ना, तो ये वाला जो है पूरा पानी इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाता है और ये वाली जो वस्तु है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। अब उत्प्लावकता को हम लोग देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो तरल उस वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगाता है। इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं और इस प्रभाव को भी उत्प्लावकता कहते हैं। जैसे कोई तरल है इस तरह से, अब यहाँ पर कोई भी वस्तु डुबाई जा रही है, ठीक, और ये तो पूरा तरल है, पानी पानी आपका। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे नीचे डूबती जाती है, जैसे थोड़ा सा और गहराई में गई, थोड़ी सी और गहराई में गई, इस तरह से जैसे जैसे वो डूबती जाती है, ये जो तरल होता है इसके द्वारा जो है ऊपर की ओर, इस तरह से ऊपर की ओर इस वस्तु पर दाब लगाया जाता है। जैसे जितनी ज्यादा अंदर अंदर जाएगी उतना उतना ज्यादा क्या है, नीचे से आपका दाब लगाया जाएगा, तरल द्वारा बल लगाया जाएगा। ओके, तो यही होता है आपका उत्प्लावक बल। इसका कारण अब हम लोग देख लेते हैं। तरल में गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। जैसे जैसे तरल में गहराई तक जाएंगे दाब बढ़ेगा। ये भी हमने देखा ना, ये जो P होता है आपका प्रेशर, वो H के समानुपाती होता है। इसलिए जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तरल में, वैसे वैसे ही उसका दाब बढ़ता जाएगा। वस्तु के निचले हिस्से पर ऊपर की तुलना में अधिक दाब लगता है। जब वस्तु हम लोग डुबाते हैं तो उसका जो निचला हिस्सा, यहाँ पर दाब ज्यादा लगेगा और यह दाब अंतर वस्तु पर ऊपर की ओर बल उत्पन्न करता है। यही उत्प्लावक बल है और ये ऊपर की ओर क्या करेगा, यहाँ पर बल उत्पन्न करेगा। ये 3-4 चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत थोड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत में आर्किमिडीज यह कहता है कि जब कोई वस्तु जैसे पानी पर तैर रही है, ये आपकी नाव हो गई जैसे, और ये पानी में तैर रही है, जैसे जैसे ये नाव तैरती है तो क्या होता है, इसके तैरने का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि यह नाव जो है इसके वेट के बराबर जो पानी होता है उस वेट को वह क्या करती है, विस्थापित कर देती है। क्या करती है, नाव जो इसका वेट होता है उसी के इक्वल क्या करती है, पानी का विस्थापन कर देती है, वाटर का विस्थापन कर देती है, जिससे वह तैरने लग जाती है पानी में। ठीक, किसी तरल में पूरी आंशिक रूप से डुबाई गई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यही बात कही गई है। अब इसका जो मान होता है गणितीय रूप में वो क्या होता है, F बराबर रो जी वी, जहां पर V, F तो आ गया आपका उत्प्लावक बल जो लग रहा है वस्तु पर, तरल का घनत्व रो हो गया, G हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और V जो है वो आयतन होता है। किसका आयतन होता है, आपका वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का आयतन होता है। तो यही इसके बल का मुख्य कारण होता है। जैसे जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े जहाज हो गए, पनडुब्बियां हो गए, देखिए इसके उपयोग पे हम लोग देख लेंगे उदाहरण कुछ कुछ। क्या क्या है, जहाज में पानी का तैरना, पनडुब्बी का डूबना और सतह पर आना, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिपेंड करती है। गर्म हवा का गुब्बारा उड़ना, तैराक का पानी में हल्का महसूस करना, मछलियों का अपने शरीर की थैली द्वारा गहराई बदलना। जैसे मछलियां क्या करती है, अपने शरीर की थैली में जैसे जैसे पानी का भराव कर देती हैं तो भारी हो जाती हैं, और ये भारी होने के कारण क्या करती है, गहराई पर चली जाती है। और वैसे ही अगर ये पानी को थोड़ा थोड़ा हल्का कर देंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी सी ऊंचाई पर आ जाती है। इस तरह से मछलियां भी अपनी गहराई भी बदल सकती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसका उपयोग और महत्व अलग अलग चीजों में किया जाता है, ये देख लीजिएगा। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण पर एमसीक्यूज अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक एक एमसीक्यूज को हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। जो जो हमने अभी पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा आपका साथ साथ। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर औसत गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये अभी हमने देखा क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 9.0। तो इन सब में से कौन सा आंसर आएगा, आपका एक करेक्ट आंसर आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पर किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किस पर निर्भर करता है? अभी हमने देखा जो जी था उसका मान किस पर निर्भर करता था? gm बाय में r²। यही होता है इसका सूत्र। तो किस किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है, जिसमें आपको दोनों की ही बात कही गई है। थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए और त्रिज्या समान रहे तो g का मान क्या होगा? अभी हमने देखा g बराबर क्या होता है? gm बाय में r²। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए। अगर इस द्रव्यमान को हम लोग 2 × m कर दिया जाए एंड बाय में r², तो जो g का मान है वो क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2 × कर दिया हमने, इसलिए g का मान भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर आएगा? आधा तो नहीं आएगा, समान भी नहीं होगा, 4 गुना भी नहीं होगा। क्या आएगा? बी करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार बदलता है? तो जो h है मीन्स कैसे, ऊंचाई हमने कैसे देखा था? g बराबर h। h क्या होता है आपका? ऊंचाई कोई भी। और हमने क्या देखी थी? ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी g का मान क्या होता है? कम होता जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 + h बाय में r²। ये हो जाता है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान कितना होता है? हमने कहा है जैसे जैसे गहराई पर जाए पृथ्वी की और यहाँ केंद्र बिंदु जो बचता है पृथ्वी का, वहां पर जो g का मान होता है वो 0 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो g का मान क्या होगा? तो होगा 0। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए और द्रव्यमान समान रहे तो g पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पर त्रिज्या 2 गुना कर दी गई है और द्रव्यमान को समान ही रखा गया है। हम लोग वही सूत्र वापस से लगा देंगे, gm में r² वाला। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो g है वो समान ही रहेगा और m भी समान रहेगा। अब हमने क्या करा है? त्रिज्या 2 गुनी कर दिया, मीन्स त्रिज्या को हमने 2 गुना कर दिया गया। इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब क्या आ जाता है? m बटे में क्या हो जाएगा? 4r² हो जाएगा। तो यहाँ पर g का मान जो क्या है, कितना बचता है आपका? 1/4 ये वाला बचेगा मान। तो क्या आ जाएगा आपका? आधा भी नहीं होता है, 4 गुना भी नहीं होगा, समान भी नहीं रहेगा। कितना हो जाता है? 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना है? 1/2, 1/3, 1/6 या फिर 1/9? बताइए। तो ये आ जाता है आपका सी करेक्ट आंसर, 1/6। पृथ्वी की सतह से गहराई d पर गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार बदलता है? जैसे जैसे पृथ्वी की सतह पर गहराई हम लोग बढ़ती अंदर तक जाते जाएंगे d पे, जैसे हमने अभी क्या देखी? ऊंचाई देखी h, और वैसे ही गहराई अब हम लोग देख रहे हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो क्या होगा आपका? g डैश बराबर g1 - d/r। क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर। बस इन्हें डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा, है ना। ये डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान का ऐसा मात्रक क्या है? अब देखिए, अब इसमें हमको ऐसा ही मात्रक निकालना है गुरुत्वीय त्वरण का। N/kg होगा, मीटर/सेकंड² होगा, जूल पर kg होगा या फिर मीटर/सेकंड होगा। तो अभी हमने देखा गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड² होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर कम क्यों होता है? देखिए अब ये बताओ। पृथ्वी गोलाकार है इसलिए, चपटी है इसलिए, स्थिर है इसलिए, या फिर द्रव्यमान समान रूप से वितरित नहीं है इसलिए? बताइए अब इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका? तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी कैसी होती है? चपटी होती है और गोलाब होती है, इस तरह से, है ना। थोड़ी सी चपटी होती है हल्की सी, और गोलाब मीन्स गोल होती है। इस कारण से क्या होती है? देखो ये इस तरह से होती है ना। पूरी तरह से गोल नहीं होती है ना पृथ्वी हमारी, ये इस तरह से गोल तो नहीं होती है। कैसी होती? थोड़ी सी आपके ध्रुवों पर चपटी होती है। यहाँ पर ये हमने बात देखी थी। और इस तरह से होती है ना, इक्लिप्स फॉर्म में इस तरह से होती है।
जिस कारण से हम क्या बोलते हैं कि ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो थोड़ा सा अधिक हो जाता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। तो आपका 20 करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ लीजिए। हमने अभी पढ़ा आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसका एमसीक्यू देख लो एक एक करके। सबसे पहला बोला है आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से, द्रव्यमान संरक्षण से, द्रव में तैरने डूबने की घटना से, या फिर बल एवं संवेग से। तो ये तो किसी से भी नहीं, इतना तो हमने देख ही लिया है, सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला उत्क्षेप बल अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? उत्क्षेप बल क्या होता है अभी हमने देखा, और वो उस वस्तु पर लगने वाला उत्क्षेप बल किसके बराबर होगा? जो आपका भी हमने देखा, ये जैसे वस्तु तैर रही है तो यहाँ से आपका क्या करता है, द्रव दाब लगाता है इसको, कोई ना कोई बल, जिसको बोलो प्लावक बल या उत्क्षेप बल। और यह बल जो होता है वो किसके बराबर होगा? जो वस्तु अपने भार के अनुसार जो पानी स्थापित कर रही है तैरने के लिए, उस भार के बराबर होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान भी नहीं आएगा, वस्तु का आयतन भी नहीं आएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं आएगा। आपका क्या आंसर आ जाता है? 20 करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो तो वह क्या होगा बताइए? वस्तु का घनत्व जो है वो द्रव से कम है तो क्या होती है? वो तैरने लग जाएगी। वस्तु क्या करेगी बताइए? तैरने लगेगी सतह पर। तो क्या आ जाएगा? 20 करेक्ट आंसर। किसी वस्तु का वास्तविक भार और द्रव में डूबने पर उसका आभासी भार का अंतर किसके बराबर होता है? तो आपका आ जाएगा उत्क्षेप बल के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत मुख्य रूप से किस उपकरण में उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर या फिर स्पीडोमीटर? अभी हमने देखा किसमें होता है? हाइड्रोमीटर में। तो 20 करेक्ट आंसर। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह डूब जाती है तो उस पर लगने वाला जो बल, उत्क्षेप बल होता है, किसके बराबर? अभी हमने देखा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। यदि किसी जहाज को अधिक भार लादा जाए तो वह अधिक तैरेगा या सतह पर ऊपर उठेगा, फिर अधिक डूबेगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा? वो अधिक डूबेगा। क्या करता है? अधिक डूबता है। देखिए ठीक है, तो अब हमारा ये वाला जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको पसंद आता है तो बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।